दोस्तों, आज मैं आपको डायन भाभी की आगे की कहानी सुनाऊंगी। रमेश ने अपने बड़े भाई का घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके भैया और भाभी रमेश के पूरे परिवार को अपने टोने टोटकों से बर्बाद कर देना चाहते थे। पर नए घर में आने के बाद भी उसकी भाभी नहीं बदली। अपने परिवार को इन सब से दूर रखने के लिए रमेश ने अपनी ज़मीन तक अपने भाई के नाम कर दी थी। पर इसका सबका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उस शाम जब रमेश सरपंच ताऊ के साथ अपने घर पर पहुंचा तो उसके घर के चारों कोनों पर कीलें ठुकी हुई थीं। उन कीलों को देखते ही ताऊ जी ने कहा, ये कोई आम टोटका नहीं है बेटा। ऐसी कील जब ठोकी जाती हैं जब किसी के घर को बांधना होता है। बांधना? मैं समझा नहीं ताऊ जी। बेटा, ये खेल तेरी भाभी का ही है। अब वो शायद कुछ ऐसा करने वाली है जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। पर पर ताऊ जी, अब मैं क्या करूं? कल सुबह तैयार रहना। हम लोग पास के एक गांव में चलेंगे हैं जिनके सामने ऐसे टोने टोटकी की कोई अहमियत नहीं है, पर वो रोज़ सुबह केवल आधे घंटे के लिए ही बैठते हैं और 10-11 लोग ही देखते हैं। अगर कल सुबह तेरी बारी आ गई तो कल के कल ही ये सारी बला छूट जाएगी। ठीक है ताऊ जी। हाँ, लेकिन तुझे आज रात होशियार रहना होगा क्योंकि आज की रात तेरे घर पर प्रेत तांडव करेंगे। तुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। इसलिए आज की रात हिम्मत से काम लेना और बजरंग बली को दिल में रखना। वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे बेटा। ताऊ जी की ऐसी बात सुनने के बाद उस रात रमेश और राधिका दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी लगभग 1 बजे के करीब उन्हें अपने घर के बाहर कई सारे लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। राधिका, तुम्हें ये कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ, पर इतनी रात को इतने सारे लोग हमारे घर क्यों आएंगे? हाँ, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाकर देखता हूँ। रुको, पहले मुझे खिड़की से देखने दो। राधिका बिस्तर से उठकर सामने की खिड़की के पास चली गई और बाहर झांकने लगी। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं, बाहर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या? फिर ये कदमों की आवाज़ें किसकी थीं? चलो बाहर चलकर देखते हैं। पर जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई भी नहीं था। अरे, बाहर तो कोई भी नहीं है, फिर हमें किसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी? पता नहीं। छोड़ो, रहने देते हैं, शायद हमारा वहम होगा। रमेश और राधिका दरवाजे को बंद करके अभी मुड़े ही थे कि उन्हें अपने कमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसने उनका खून जमा दिया। कमरे में ठीक बिस्तर के बगल में रमेश की भाभी खड़ी थी और वो एक टक रमेश के बेटे को घूरे जा रही थी। पर इससे पहले कि रमेश और राधिका कुछ सोच पाते, उसकी भाभी ने अपने बाल जोर जोर से घुमाने शुरू कर दिए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रमेश और राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उसकी भाभी अपने बाल घुमा रही थी, वैसे वैसे उनका बेटा हवा में उड़ता जा रहा था, मानो कोई शैतानी ताकत उसके शरीर पर हावी हो रही हो। रमेश और राधिका खौफ से यह सब देख ही रहे थे कि तभी घर के बाहर से एक आवाज़ गूंजी, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। उस जयकारे के बाद मानो पूरा माहौल ही बदल गया। सब कुछ शांत हो चुका था। ना तो अब कमरे के अंदर भाभी दिख रही थी और ना ही उनका बेटा हवा में प्रेत की तरह तैर रहा था। पिछले 2 मिनट के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसने रमेश और राधिका को डरा कर रख दिया था। कुछ देर तक तो कोई कुछ नहीं बोला और फिर रमेश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राधिका, तुमने भी कमरे में भाभी को देखा था ना? देखा तो था।
और तुमने देखा था ना कि कैसे वो बाल घुमा रही थी। और हाँ हाँ हाँ, सब देखा मैंने। तो फिर वो कहाँ चली गई? और ये बजरंगी का जयकारा किसने लगाया था? पता नहीं, आवाज़ तो मुझे भी आई थी, पर ना जाने वो था कौन। एक काम करते हैं, कमरे में चलते हैं। ताऊ जी ने कहा था कि आज की रात कुछ अजीब देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये सब उसी का हिस्सा हो। हो सकता है। रमेश और राधिका कमरे में पहुंचे ही थे कि उन्हें अपना बेटा बिस्तर पर सोता हुआ दिखा। बेटा, बेटा क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बेटा? पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है मम्मी। पेट दर्द? अभी तो तू अच्छा से सो रहा था, अचानक से पेट में दर्द कैसे हो गया? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया इसने? अरे बेटा, कुछ बोल। रहने दीजिए, मैं एक काम करती हूँ, इसे दवाई दे देती हूँ, अलमारी में ही पड़ी है। ठीक है। तो राधिका कमरे से बाहर अलमारी में से दवाई लेने के लिए आ गई, पर उसे ये नहीं पता था कि अभी तो खेल बस शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बेटे ने अब रोना बंद कर दिया था और बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। ये सब कुछ रमेश अपनी आंखों से देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा सोनू कर क्या रहा है। अरे सोनू, खिड़की के पास क्या करने लगा? चल, पेट में दर्द हो रहा है ना तेरे? आजा, बिस्तर पर लेट जा बेटा। पर सोनू कहाँ सुनने वाला था। उसके कानों पर तो जैसे पर्दे पड़ गए थे। वो तो बस एक टक खिड़की के पास खड़ा कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। ओह अच्छा अच्छा, सच्ची? ही ही अच्छा ही। सोनू को हंसता देखकर रमेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सोनू ने हंसना बंद कर दिया और बोला, क्या आटा और चीनी? हाँ हाँ हाँ, लाता हूँ ना, अभी लाता हूँ। इतना कहकर सोनू रसोई की ओर चल दिया और रमेश कमरे से बाहर आकर उसे गौर से देखने लगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसने देखा कि सोनू ने पहले तो अपने शरीर पर आटा मला, उसके बाद हाथों में एक मुट्ठी चीनी लेकर दोबारा उसी खिड़की के पास पहुंच गया और फिर उसने अपना नाम लिखा, सोनू, और चीनी को खिड़की के बाहर गिरा दिया। रमेश को तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इतनी रात को ये कैसे खेल खेल रहा था। सोनू, क्या कर रहा है ये? कुछ देर तो वो खामोश रहा, फिर बोला, सुधा आई है, उसे सोनू के नाम की भेंट चाहिए। इतना कहते ही सोनू जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगा। सोनू, तू ये क्या कर रहा है बेटा? अरे तू सुधा भाभी का नाम क्यों ले रहा है? रमेश सोनू से सवाल कर ही रहा था कि तभी राधिका वहां पहुंच गई। क्या हुआ? पता नहीं, अभी बिस्तर से उठा, खिड़की पर गया और वहां खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा, मानो किसी से बात कर रहा हो। फिर रसोई में जाकर आटा खुद के ऊपर लगा लिया और यहाँ खिड़की के पास एक मुट्ठी चीनी लेकर आया और अपना नाम बोलकर खिड़की के बाहर गिरा दी। मैंने पूछा तो कहता है सुधा भाभी ने मंगवाया था, और अभी पागलों जैसे हंस रहा है। पता नहीं इतनी रात को इसे कैसा मजाक सूझ रहा है। नहीं, ये मजाक नहीं है, मुझे खूब अच्छे से समझ आ रहा है, ये सब खेल भाभी का ही है। मतलब? ये सब भाभी का ही किया धरा है। रुको, मैं अभी जोत जलाती हूँ, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। अरे राधिका, पर
तुम रुको तो राधिका भागी भागी अपने घर के मंदिर के सामने गई और उसके पट खोल दिए। मंदिर के पट खोलते ही मानो सोनू गुर्राने लगा, पर राधिका जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसने जैसे ही हनुमान जी के आगे दिया जलाया, सोनू की गुर्राहट और हंसी दोनों गायब से हो गए और वो वहीं खिड़की के पास कोने में बैठकर रोने से लगा। मानो राधिका के हनुमान जाप से उसे तकलीफ सी हो रही हो। थोड़ी ही देर बाद राधिका रोते हुए सोनू के पास आई और उसके सर पर 2 बार हाथ घुमाया। उसकी चोटी पकड़कर बोली, नाम बता और चला जा। नाम बता और चला जा। राहुल। सोनू ने किसी राहुल का नाम लिया था जिसे ना तो रमेश जानता था और ना ही राधिका, पर नाम लेते ही सोनू मानो गहरी नींद में चला गया। जब राधिका ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो रमेश से पूछा, ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और तुमने किया क्या? और ये राहुल कौन है? और सोनू ये ठीक तो है ना? चिंता मत करो, सोनू ठीक है। मैंने वही किया जितना मुझे आता था। और राहुल कोई और नहीं बल्कि वही प्रेत है जिसे तुम्हारी भाभी ने हम पर छोड़ा हुआ है। पर वो अचानक से कैसे चला गया? बजरंगबली का जोत के सामने इन प्रेतों की कोई औकात नहीं। पर हाँ, तुम्हें कल हर हाल में दूसरे गांव जाना ही होगा, वरना ना जाने भाभी हमारे परिवार पर और क्या क्या छोड़ेगी। आज तो मैंने संभाल लिया, पर किसी ऐसी शक्ति का कोई भरोसा नहीं है। चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं ताऊजी के साथ दूसरे गांव निकल जाऊंगा। इस बला से मुझे भी पूरी तरह से छुटकारा पाना है। वो रात किसी तरह बीत गई, पर सुबह होते ही रमेश ताऊजी के साथ बस से दूसरे गांव के लिए निकल गया। रमेश ने ताऊजी को पिछली रात की सारी बातें बताईं, तो ताऊजी ने कहा, शुक्र मना कि बजरंगबली का हाथ तुझ पर और तेरे परिवार पर था, वरना ना जाने क्या हो जाता। ताऊजी मैं थक चुका हूँ इन सब से। घर छोड़ दिया, ज़मीन दे दी, अब भी ये लोग हमें चैन से नहीं जीने दे रहे। मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ बेटा, पर चिंता मत कर, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। ताऊजी की बातों से रमेश को हौसला तो मिला, पर कहते हैं ना जब प्रेत पीछे लगे हों तो काम नहीं बनते। जाने कैसे पर उस रोज बस को दूसरे गांव पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई और जब रमेश और ताऊजी पंडित जी के आश्रम पहुंचे तो दरवाजे पर खड़े छोटे पंडित जी ने कहा, पंडित जी का आज का समय समाप्त हो चुका है, बेहतर होगा कि आप कल आएं। अरे पंडित जी, पर हमारी बस खराब हो गई थी, इसलिए हमें देर हो गई। मेरा पंडित जी से मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, पर अब आपका मिलना कल ही संभव होगा। चिंता मत कीजिए, बजरंगबली आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। चलता हूँ। छोटे पंडित जी की वहाँ से लौट गए और रमेश और ताऊजी वहीं खड़े खड़े बातें करने लगे। ताऊजी, अब क्या करूँ? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। घबराओ मत, सब ठीक होगा। एक काम करते हैं, हम लोग आज इसी गांव में रुकते हैं, कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ चले आएंगे। नहीं ताऊजी, मैं अपने परिवार को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं बस लेकर अभी लौट जाता हूँ। कल सुबह 5 बजे की बस लेकर ही मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। तो प्यारे दोस्तों, डायन भाभी का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है।
अगर आप इसका फाइनल पार्ट सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी डायन भाभी कैसी लग रही है। धन्यवाद।